हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आपको पता ही है हम सी टेट की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और हम पूरा सिलेबस मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि हम पूरा साइंस और मैथ्स पोर्शन हम पूरा कवर करेंगे। साइंस और मैथ्स के पूरे मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। ठीक है, बस अपना चैनल के साथ अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपना शेयर सब कुछ बनाए रखें। ठीक है, बस हमने इतना ही चाहिए आपकी तरफ से। चलिए, हम क्या कर चुके हैं बच्चों, जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर तो हम सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, अब 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है 76 क्वेश्चन में? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, एक असर्शन दे रखा है। क्या कह रहा है? ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब यानी वो ये कह रहा है कि जब एक किशमिश को हम पानी के अंदर डुबो देते हैं तो आपको पता ही है किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो वो कह रहा है कि ये किसकी वजह से होता है? ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा पहले। देखो, ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर किस तरफ फ्लो करता है बच्चा? हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ फ्लो करता है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम। इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है इसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिट कर रही है, मेम्ब्रेन मतलब लेयर। ठीक है, एक ऐसी लेयर जो सिर्फ आधा अलाउ करती है पार्टिकल्स को आना। कौन से पार्टिकल्स को? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। एक ऐसी लेयर जो अपने अंदर से किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करती है कि भाई सॉल्वेंट पार्टिकल तुम आ सकते हो, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं, भाई तुम्हें एंट्री नहीं है। समझ गए? तो उसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जितनी भी प्लांट्स लेयर हैं हमारे पास, ठीक है, वो जैसे पील ऑफ अनियन होता है ना, प्याज का जो छिलका होता है, वो भी एक एसपीएम मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। पार्चमेंट पेपर हुआ, ठीक है, सेलोफिन हुए, तो ये सब क्या है हमारे पास? ये सब किसकी तरह काम करते हैं? ऑस्मोसिस की तरह काम करते हैं, वो सॉरी एसपीएम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहा है रीजन में। रीजन क्या दे रहा है? प्लांट सेल्स हैव सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। यस, प्लांट्स के पास एक सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। रेजिन भी एक प्लांट का पार्ट है, तो वो भी एक एसपीएम की तरह बिहेव करता है, उसकी जो लेयर है, आउटर लेयर। ठीक है, तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारी जो किशमिश है वो इसलिए ही क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलाउ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है बाहर से और वो स्वेल हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अगला, which of the following would the most suitable strategy to introduce the topic of deficiency disease at upper primary level। देखो अपर प्राइमरी लेवल मतलब 5th के 6th के अराउंड, अगर आपको बच्चे को क्या सिखाना है? आपको सिखाना है किसी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, कि डेफिशिएंसी डिजीज होती क्या है। जैसे कुछ न्यूट्रिशन की कमी से कोई डिजीज हो जाती है, जैसे विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो बच्चे को समझाना है कि भाई डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है ना, और किस वजह से होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? पहला कह रहा है कि प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। बच्चे को बैलेंस डाइट के बारे में बताओ कि बैलेंस डाइट क्या होती है, एंड इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी। पहले देखो बच्चे को बैलेंस डाइट के बारे में बताओ कि संतुलित आहार, कि बच्चे को बराबर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए या फिर विटामिन लेने चाहिए, है ना। तो एक बैलेंस डाइट के बारे में बताओ, एंड फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी के बारे में बताओ। नेक्स्ट है अरेंज फॉर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज। पर्टेनिंग मतलब क्या होता है कि उससे रिलेटेड, उस डेफिशिएंसी डिजीज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे को रिकेट्स हुआ होगा, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की, डॉक्टर ने उसको क्या सजेस्ट किया है, वो लेके आओ,
है ना, होल्ड डिस्कशन, फिर उसके अराउंड डिस्कशन स्टार्ट करो, है ना, या फिर लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड द फंक्शन दे परफॉर्म द ह्यूमन बॉडी। तो परफॉर्म एक लिस्ट बना लो कि भाई विटामिन ए का क्या काम है, विटामिन बी का क्या काम है ना, गाजर से क्या मिलता है हमें, और गोभी से क्या मिलता है, ये सारी लिस्ट बना लो, है ना। एंड फंक्शन, फिर उस जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं उसके क्या फंक्शन हमारी बॉडी है, इसके बारे में डिस्कशन करो। या होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीज, या डिजीज के बारे में आप सीधे बात करने लग जाओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखो ये आपको क्या लगता है, आप बताओ ऑनेस्टली। देखो सबसे अच्छा किसी भी चीज को उसका जो है वो ज्ञानी ही बता सकता है। भाई सबसे अच्छा ज्ञान किसको होगा किसी डिजीज के बारे में, डॉक्टर को ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया होगा किसी चीज को, वो सबसे बेटर तरीके से, भाई डॉक्टर ने क्या बताया कि डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से पता होगा हम सबसे, हम तो टीचर हैं, हमें कैसे पता होगा, है ना, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि हम जो डॉक्टर की उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, जिसको ये डिजीज हुई है उसको देखें, उसने डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया है, रीजन क्या हो सकता है, क्या सिम्टम्स है उसके। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स सस्पेक्टिज्म। देखो सस्पेक्टिज्म क्या होता है, संदेहवाद, मतलब साइंस एक सस्पेक्टिज्म को प्रमोट करती है, ये बोल रहा है ये। देखो बिल्कुल सही बात है, साइंस कैसे संदेहवाद को बढ़ाती है। देखो जब भी कोई लॉ आता है या थ्योरी आती है, तो सबसे पहले उसके आलोचक ज्यादा हो जाते हैं, है ना, कि ये कहाँ कहाँ फेलियर हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, जैसे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, फिर उसकी लिमिटेशंस आई, है ना, फिर बोहर मॉडल आया, फिर बोहर मॉडल की भी लिमिटेशंस निकली हैं, जब येट वो काफी अच्छा मॉडल है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो बच्चों देखो सबसे पहले लिमिटेशन जरूरी है, आपको संदेह की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, कि वो वहां एप्लीकेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, m1 m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी भी लिमिटेशन है, ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, समझ गए, ओके। अदरवाइज बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो बाद में आया था, ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, सस्पेक्टिज्म हमें उसको सस्पेक्टिज्म की दृष्टि से देखनी चाहिए, ताकि ये ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे साइंटिस्ट को डिफेम कर रहे हैं जिसने वो थ्योरी दी है, नहीं। इससे उसकी जो वेरिफिकेशन है और वैलिडिटी है और चेक होती है कि हाँ ये बिल्कुल प्रूवन है, उसकी सत्यता, उसके बारे में बस हम कह सकते हैं नहीं ये 100% एप्लीकेबल है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ना जज द वैलिडिटी ऑफ क्लेम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, मान लो आपने कोई थ्योरी दी, है ना, जब थ्योरी कोई या लॉ आगे आप जाता है, मतलब आप उस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं किसी लॉ को, ठीक है, बनाया आपने, मान लो कुछ आपने पर्सनल अपना लॉ बनाया, तो उसकी वैलिडिटी चेक की जाएगी कि हाँ ये उस ऑब्जेक्ट में लगता है, वेरीफाई होगा, ठीक है। और साइंटिस्ट भी यही करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, उसके एविडेंसेस क्या है, ओके। प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, साइंस कैसी होती है बच्चा, प्योरली इंडक्टिव इन नेचर होती है। इंडक्टिव का मतलब आपको पता ही है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चीजों को सिखाते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो उसको इंडक्टिव इन नेचर बोलते हैं। साइंस डू नॉट ट्रस्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, ये ओपन माइंडेड तो होते हैं एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वैलिडिटी चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं है ना। इसीलिए साइंस प्रमोट सस्पेक्टिज्म को बोल रहे हैं हम कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, है ना, कि साइंस क्या करती है, सस्पेक्टिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है, क्यों, ताकि उसकी वैलिडिटी हम चेक कर सके, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्या है, A box of 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? देखो एक ना एक 500 ग्राम का वेट रखा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है। तो इसका वेट किस तरफ होगा बच्चों, वेट इसका होगा डाउनवर्ड mg, है ना। और इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, देखो जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जो बॉडी रखी है टेबल पे, तो टेबल पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वेट चाहता है कि टेबल को तोड़ के नीचे आ जाए, है ना। लेकिन
टेबल क्या करती है, उसको होल्ड करके रखती है, यानी टेबल भी फोर्स लगा रही है उस पर, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है, ना राइट जा रही है, यानी एक्शन और रिएक्शन क्या है हमारे, इक्वल है। समझ गए, यानी एक बैलेंस्ड कंडीशन में है ये। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में जब फोर्स होता है, या तो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड होती है, या फिर वो यूनिफॉर्मली रेस्ट में रहती है। ठीक है, कहीं नहीं जाती। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, क्या हम मान लें कि बॉडी के ऊपर नो फोर्स एक्ट हो रहा है? नहीं, फोर्स तो हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है भाई। ठीक है, एन अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्स है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो रहा है, लेकिन अनबैलेंस नहीं है वो। किसने बैलेंस कर रखा है उसको? उसने उसको बैलेंस कर रखा है नॉर्मल रिएक्शन ने। अब पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस, यही तो मैं कह रहा हूं कि एक पेयर है। देखो, पेयर हमेशा एक्शन और रिएक्शन किस में लगते हैं? पेयर में लगते हैं। अगर एक्शन लग रहा है तभी तो रिएक्शन आ रहा है, अदरवाइज तो ये बॉडी है ना, ये इस टेबल को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है ना, अगर अनबैलेंस होता तो ये बैलेंस सिचुएशन है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, पेयर ऑफ बैलेंस। अनबैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं ऐसा भी नहीं है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो बैलेंस सिचुएशन में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। आगे क्या कह रहा है? एक्स इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स। कहां देखने के काम आती है? अराउंड कॉर्नर्स। एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई। वाई उसका प्रिंसिपल है, एक्स क्या है, वाई क्या है। देखो, एक कॉर्नर्स यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स। देखो, आपने देखा होगा कि सबमरीन्स में क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कि दुश्मन बिना ये दुश्मन को जाने हुए, दुश्मन को बताए हुए कि हम यहाँ पे है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप, जिसको नाम से बोलते हैं। अब पेरिस्कोप कैसे बनता है? देखो, पेरिस्कोप मॉडल, एक मॉडल है ये। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक लाइक जैसे एक मिरर लगा दिया, 45 डिग्री के एंगल पे दो मिरर लगते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब भी कोई लाइट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, फिर वापस चली जाती है इस तरीके से, है ना। सो ये पेरिस्कोप है, और इसका यूज कहाँ है? इसका यूज है सबमरीन्स वगैरह में। आपको देखना है इस दीवार के पार उधर देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से क्या पेरिस्कोप लगा दूंगा, उसमें रिफ्लेक्शन होकर यहाँ से लाइट आएगी, फिर नीचे रिफ्लेक्ट हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर मुझे दिखाई देगी। तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि दूसरी साइड कुछ है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या? पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्कोप। इस तरीके से होता है ये। ठीक है, और ये किस बेस्ड होता है? ये रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है ये? रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्या है? एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड्स विच कैन बी यूज टू मेटलिंग द रोड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक्स इज अ ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। देखो, एक्स किससे मिलता है? हमें पेट्रोलियम से मिलता है। और वाई किससे मिलता है? कोल से मिलता है। देखो, इसमें ना जो पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम जब बनाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है ना। और उस वेस्ट में एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं बिटुमिन। क्या बोलते हैं जिसको? बिटुमिन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब वाई, जब कोल से एक चीज और मिलती है, कोयला, उससे क्या मिलती है? वाई। जब उसको रिफाइन किया जाता है आगे जाके, ठीक है, उसके साथ साथ एक वेस्ट भी निकलता है जिसको बोलते हैं हम क्या? कोलतार। क्या बोलते हैं? कोलतार। तो विटामिन और कोलतार दोनों एक ऐसी चीज है जो क्या, ये जो रोड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया, आपने देखा होगा कोलतार या तारकोल बोल देते हैं, जो इस तरीके से दिखाई देता है ना। तो ये किस लिए? ये दोनों रोड को बनाने के लिए बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और विटामिन क्या है हमारे पास? विटामिन एक तरीके से वेस्टेज है, किसका? पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिलता है। और कोल क्या है? कोल से मिलता है, हमें कोलतार मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। देखो, सबसे पहले रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर द कैरिंग इट आउट इन द क्लास। सबसे पहले रिहर्सल कर लो कि बच्चे को, मान लो आपको बच्चे को समझाना है, मान लो बच्चे को आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाना है आपको, तो आप क्या करोगे? रिहर्सल करोगे, पहले आप खुद करके देखोगे उसको, है ना। तो हाँ, बिल्कुल आप करोगे उस चीज को कि भाई ये फेल ना हो जाए, है ना, बराबर स्प्रिंग बैलेंस काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, और एम्फेसाइज द बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सप्लीमेंट दैट डिमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन। देखो, सप्लीमेंट द डिमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन।
आप प्रदर्शनों की व्याख्या संपूर्ण करना। देखो मान लो पहले आप ना एक्सप्लेन जो कर रहे हो, है ना, उसके सप्लीमेंट्स का मतलब होता है संपूरक। मतलब आप जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो, आपके पास वो सारी चीजें हैं या नहीं है। आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, आपके पास बराबर मात्रा में वाटर है, वेट है, आपके पास सारी सप्लीमेंट्स हैं जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल हैं। यस, होने चाहिए। फॉलो अप द डिमॉन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन। देखो जैसे ही आपने बच्चों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दिया हैंग करके कि भाई मान लो आप किसी बॉडी को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, उसको डिप करते हो, डिप करते हो तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये आप बताओगे बच्चों को। उसके बाद क्या करोगे, बच्चे डिस्कस करेंगे, बच्चे अपने डाउट्स पूछेंगे आपसे, है ना। आप पूछोगे बच्चों से कि बच्चों आपको कोई डाउट तो नहीं है, या फिर कोई डिस्कशन करना है आपको किसी रिगार्डिंग, है ना। तो फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप भी होना चाहिए डिस्कशन का। एम्फेसाइज, देखो आप एम्फेसाइज नहीं करोगे बिफोर हैंड द लिंकेज ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पहले ही समझा दोगे कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है, वेट हम लेके जाएंगे हम आपको, और बाहर और उसमें स्प्रिंग बैलेंस में आप वेट लटकाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जब वाटर में डिप कर रहे हैं तो उसका वेट कम नहीं। हाँ, आपको पहले नहीं बताओगे बच्चों को ये, आप बच्चों को लेके जाओगे, बच्चे खुद लिंक करेंगे, जैसे वो ऑब्जर्व करेंगे वो खुद देखेंगे इस चीज को। तो हमें पहले एम्फेसाइज नहीं करना, जोड़ नहीं देना है कि बच्चा ये सीखोगे आप वहां जाके, ये नहीं, बच्चों को अपने आप सीखने दो, है ना। इसी को तो लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, है ना, समझ के। तो बच्चे को एम्फेसाइज नहीं करना है बिफोर हैंड द लिंकेज द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। स्टूडेंट को करने से पहले आपको पूरा एम्फेसाइज उसको एक्सप्लेन करने पे जोर नहीं देना है, समझ के। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर कंपेयर्ड टू मैन्योर। देखो मैन्योर होती है जो प्राकृतिक खाद होती है, गोबर वाली खाद जो होती है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल जो हमारी खाद होती है, ठीक है, जिसे यूरिया बोलते हैं हम, डीएपी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, यस, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, बिल्कुल कंपैरेटिवली उसमें मैक्रो माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। तो एनपीके भी मिलता है किसमें, फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। मैन्योर में कम थोड़े से न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स इनहेंस द वाटर कैपेसिटी, नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। जब हम केमिकल्स डालते हैं तो वो अपना डेफिनेटली इंपैक्ट भी दिखाएंगे, और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो पानी एब्जॉर्ब करता है, जो और जो उसकी जड़ें हैं उनको थोड़ी सी वीकन हो जाती है केमिकल्स की वजह से, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस, देखो जैसे ये ह्यूमस है जो गले सड़े पत्तों से जो खाद बनती है, इसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। नहीं, ह्यूमस तो प्रोवाइड नहीं करते वो, है ना। फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली, नहीं, माइक्रोब्स को भी किल कर देगी वो, क्योंकि केमिकल्स है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उसमें कंपैरेटिवली मैन्योर से ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बेकार है, ठीक है, बाद में उसके नुकसान भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बी ऑर्गेनिक, समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द साइट दैट करेंटली मैचेस द प्लांट्स in column A with the mode of asexual reproduction which they exhibit। देखो रोजेस हैं, जैसे रोज होते हैं हमारे पास, वो किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये तो हमें पता ही है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रोज है हमारे पास, जैसे रोज वो किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, वो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किससे करते हैं, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि देखो जैसे किसी भी प्लांट का एक पार्ट हमने कट करके सॉइल में लगा दिया, तो वो नया प्लांट, पूरा प्लांट उग जाता है। जैसे लाइक आपने देखा होगा कि जो गन्ना है, गन्ने के अंदर एक छोटा सा पार्ट काट के उसको लगा देंगे अगर खेत में, तो नया गन्ना बन जाता है। ऐसे ही जैसे आलू के भी छोटे से पार्ट अगर हम काट के लगा देंगे तो नया आलू का पौधा बन जाता है। इसी तरीके से रोज है, अगर उसकी एक कलम काट के आपने देखा होगा, लगाया होगी जरूर, तो वो क्या है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो उस कलम से भी पूरा प्लांट उग जाता है, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट है यीस्ट। यीस्ट किससे होती है, बडिंग। किससे होती है, बडिंग। देखो मैं समझाता हूं इसको नेक्स्ट स्लाइड से, समझे, यहाँ पे मैंने बना रखा है।
देखो यीस्ट क्या होती है, यीस्ट खमीर बोलते हैं जिसको, जो चीजों को फुलाने में यूज की जाती है ना, जैसे छोले भटूरे में डालने के लिए भटूरे बनाते हैं जब, है ना, और टोस्ट वगैरह जो बनाने के लिए यूज की जाती है, तो इसमें यीस्ट क्या होती है, यीस्ट डाली जाती है। तो यीस्ट कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देता है, कैसे इंक्रीज करता है, बडिंग के दौरान। तो बडिंग होती क्या है कि जैसे ये यीस्ट है, तो ये अपने बॉडी के अंदर एक छोटा सा पार्ट एक जनरेट करता है, जिससे वो नई यीस्ट को जन्म देता है। ये बाद में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यीस्ट बोलते हैं, वो बडिंग बोलते हैं। तो यीस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग होती है, बडिंग की वजह से वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास इसमें क्या था, फर्न्स, फर्न्स एंड स्पाइरोगायरा। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास फर्न, ये फर्न का प्लांट है। तो फर्न अपनी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करता है, तो फर्न क्या करता है, फर्न के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो स्पोर ये जब मैच्योर हो जाएंगे आगे जाके, तो बड़े हो जाएंगे, तो ये जब पक जाएंगे, ये जो बीज हैं, तो ये बर्स्टिंग की वजह से या कोई दूसरे एनिमल के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, और जहां पे गिरते हैं तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं, वहां पे नया पौधा उग जाता है ये। तो इनको बोलते हैं स्पोर, क्या बोलते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे ही हमारे पास है, ये क्या है भाई, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। अब स्पाइरोगायरा क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये क्या करता है, इसके अगर पार्ट कर देंगे हम, है ना, तो ये क्या होगा, हर एक पार्ट से एक मेच्योर स्पाइरोगायरा बना देता है। देखो ये मान लो अगर हमने इसके 3 हिस्से कर दिए, तो इससे नेक्स्ट ये अपने आप ही एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन से बात करें तो इससे भी बन जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन से भी हो जाएगा, समझ गए। जैसे ये स्पाइरोगायरा होती क्या है, ये देखो जो काई होती है ना, जो इसको वाटर एल्गी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये अपनी पॉपुलेशन इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए वापस स्लाइड पे आते हैं अपनी पे, और क्या कहता है, दोबारा एक बार इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो रोज क्या है, रोज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यीस्ट क्या है बताओ, बडिंग। फर्न्स क्या है, फर्न्स है स्पोर फॉर्मेशन। और स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन। मतलब ए का है हमारे पास फिफ्थ, यस। बी का क्या है हमारे पास, फर्स्ट, यस। सी का क्या है हमारे पास, सेकंड। और डी का क्या है हमारे पास, थर्ड, यस। ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में बात करनी है हमें। जैसे ये है हमारे पास, ये क्या होता है, ये रस्टिंग ऑफ वीट होता है ना। जो जो वीट है, जो गेहूं की बाल होती है, पत्ते होते हैं, उनमें वीट रस्टिंग जैसा, जैसे जंग लग जाता है ना लोहे के अंदर, तो ये हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये फंगाई है, तो उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। तो ये फंगी की वजह से होता है ये इसमें वायरस नहीं, बैक्टीरिया का कोई काम नहीं है, ना ही वायरस का काम है। नेक्स्ट है एक सिट्रस टैंकर, टैंकर नहीं कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर, देखो ना, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर होता है। अब सिट्रस कैंकर क्या होता है, एक तरीके से एक ये बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है, ये जैसे आपने देखा होगा अमरूद के अंदर, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से दाग लग जाता है, पैचेस आ जाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। क्या बोलते हैं इसको, सिट्रस कैंकर, है ना। एक है येलो, एक ऑप्शन में दे रखा है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। आपने भिंडी का अगर प्लांट को देखा होगा, तो उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाती है, वो येलो कलर की हो जाती है। तो एक वायरस होता है मोजाइक वायरस, उसकी वजह से होती है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिट्रस कैंकर, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, वो वायरस है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, केवल बी। तो इसका आंसर सिट्रस कैंकर होगा, ठीक है, टैंकर नहीं है ये। नेक्स्ट अगला क्या है, the difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by the connecting 3 resistance 1/3 ohm। देखो 1/3 ohm ये है, ये रेजिस्टेंस दे रखा हमारे पास, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूं। जब भी अगर आपको इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है, सीरीज का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, R1 + R2 + R3 अप टू सो ऑन। ऐसे 1/RP। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये है होता है, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट है क्या, कि अगर आप सीरीज में n रेजिस्टेंस को, n सिमिलर रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो n × R आएगा हमारे पास, ठीक है। मैं दोनों से करा के दिखाऊंगा, डोंट वरी। और ऐसे पैरेलल में करेंगे तो क्या आएगा, RP/n। n मतलब जितने रेजिस्टेंस, अगर 3 है 4 है, R मतलब जो
इक्वल रेजिस्टेंस है, सारे इक्वल ही होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे कह रहा है 1/3 ओम के 3 रजिस्टर हैं, यानी कितने, 3, एन की वैल्यू 3 हो गई, कितने 1/3, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम आएगा। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कितना आएगा, 1/3 है, कितने रेजिस्टेंस हमारे 3, तो आंसर कितना आएगा 1/9 ओम आएगा। इससे भी अगर आगे दिखा देता हूं, देखो जरा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा 3/3, यानी कितना आएगा 1 ओम आएगा। देखो इससे भी करके देख लो, 1/RP क्या हो जाएगा 1/1/3, यहां मत कर देना 1/3, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे देखना कि 1/3 प्लस 1/3, नहीं बेटा वो 1/, है, फॉर्मूले में 1/, है ना, तो 1/1/3 प्लस 1/1/1/3 प्लस 1/1/3, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 3/1 3/1 यानी 9/1 आ जाएगा, और 9/1 1/RP आया है, तो RP क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से भी बताया हुआ है। तो जब भी इक्वल रेजिस्टेंस आपको ऐड करने हैं तो सीरीज में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और पैरेलल में ये वाला लगाना है, ठीक है। तो अब कह रहा हूं डिफरेंस पूछ रहा है, एक्चुअली डिफरेंस क्या होगा, सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस कितना है भाई, RS माइनस RP, तो कितना आएगा 1 माइनस कितना आएगा, पैरेलल में कितना था भाई, सीरीज में तो 1 है, पैरेलल में कितना है 1/9 है, तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो, 9 कम 9 और एक 8/9, ठीक है, 8/9, 8/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला क्या है, अ टीचर while teaching the chapter body movement of class 6 students shows the following images to her student। देखो उन्होंने अपने स्टूडेंट को क्या दिखाया, एक सीलिंग बोर्ड दिखाई, एक स्विमिंग फिश एंड फ्लाइंग एरोप्लेन, इनकी पिक्चर्स दिखाई उन्होंने। सी देन आस्क the students to reflect on the shape of the images and manner of the movement, which of the following are likely to be employed by the student in answering। उन्होंने देखो बच्चे को दिखाई ये तीनों इमेजेस, ठीक है, वो बॉडी मूवमेंट के बारे में बता रही है कि कौन सा बॉडी जो पार्ट है वो मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड बाय द स्टूडेंट इन आंसरिंग। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने पहले उन चीजों को देखा, ऑब्जर्व करा उन्होंने, ठीक है, कि भाई ये सेलिंग बोट है, ये फिश है, ये इस तरीके से वर्क करती है, इनके बॉडी पार्ट्स ये काम कर रहे हैं मूव करते टाइम, ठीक है। या फ्लाइंग एरोप्लेन है कि फ्लाइंग एरोप्लेन के कौन से पार्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्विंग है, क्लासिफाइंग बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहे कि ये एरोप्लेन है और ये फिश है, नहीं, हम पढ़ा रहे हैं बॉडी मूवमेंट, है ना, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को बॉडी मूवमेंट पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा पहले ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, और जब हम चीजों को सिखाते हैं पहले और फिर बच्चे से उसका निष्कर्ष पूछते हैं, उसका रिजल्ट पूछते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन पूछते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव मेथड। तो इसमें बी भी हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है, बच्चों को हम पहले एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल टू अगर हम थ्योरी आते हैं तो उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। पहले जब एग्जाम्पल दिखा दिया जाता है फिर हम थ्योरी फॉर्मेशन करते हैं तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। तो बी और सी, यस, बी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, सीड डिस्पर्जन में बी सेट टू हेल्प द प्लांट ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखो सीड डिस्पर्जल क्या होता है कि जब सीड जो पौधा है मैच्योर होता है, अपने फ्रूट्स बना लेता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं हमारे, ठीक है, या बहुत समय फ्रूट्स नहीं बनता, सीधे सीड्स बनते हैं। तो सीड डिस्पर्जल, वो उनका काम क्या है, उन सीड को डिस्पर्स करना, फैला देना, ताकि उनकी पॉपुलेशन और इंक्रीज हो। कोई भी लिविंग स्पीसीज है यहाँ पे, वो सब क्या कर रहे हैं, वो अपने रिप्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट से लेके एनिमल से लेके व्हाटएवर, ठीक है, वायरस हो बैक्टीरिया, सब अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही नेचर है ना, इसी को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक। तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं, जब उनके हमारे पास जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड डिस्पर्जल, मतलब सीड डिस्पर्जल कई तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो किसी एनिमल ने क्या करा, एनिमल ने उस पौधे को खा लिया, उसके बीज को खा लिया, फिर उसके कहीं दूर जाके मान लो उसको निकाल दिया, पॉटी कर दी, तो फिर क्या होगा, वो वहां जाके उग जाता है ना। तो इस तरीके से प्लांट डिस्पर्जल भी हो सकता है। कई बार वो प्लांट ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उसके फैल जो ये है हमारे उसके सीड से फैल जाते हैं कोई, या फिर तितली आई लेके चली गई उसके। तो ये सब सीड डिस्पर्जल के ये क्यों हो रहे हैं, कह रहा है सीड डिस्पर्जल में भी सेड टू हेल्प द प्लांट ऑल ऑफ द, कौन सी चीज इसमें सीड डिस्पर्जल में हेल्प करेगी, ओवर क्राउडिंग नहीं, ओवर क्राउडिंग तो बिल्कुल नहीं करेगी। ओवर क्राउडिंग क्या होती है कि मान लो अगर मान लो एक सीड यहाँ है तो एक सीड यहाँ, एक सीड यहाँ, पास पास हो गए सारे, ठीक है, क्या ये सीड एक दूसरे को जीने देंगे, नहीं, ये इसके न्यूट्रिशन ये खा जाएगा, इसके न्यूट्रिशन ये खा जाएगा, इसके ये खा जाएगा, यही इसी डिस्पर्जल को हेल्प नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
है ना। अवॉइड कंपटीशन फॉर द सनलाइट एंड वाटर एंड एनिमल्स, अगर ये दूर दूर फैला जाए तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन कम होगा, सनलाइट का, वाटर का, मिनरल्स का, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, तो ये तो बिल्कुल हेल्प करेगा। इन्वेट द न्यू हैबिटेट, न्यू हैबिटेट नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए। देखो नए हैबिटेट, मान लो अगर कोई पक्षी उसको वहां पे ले गया, दूसरी हैबिटेट मतलब जहां पानी कम है या रेगिस्तान एरिया में उसको ले गया, है ना, तो वहां उसकी नई हैबिटेट बन जाएगी। तो इन्वेट न्यू हैबिटेट, नए आवासों में पकड़ बनाने के लिए, वहां नया उग जाएगा, नया प्लांट उग जाएगा ये हमारा, ठीक है, तो नए आवास में आया है, ठीक है, ये भी एक सीड डिस्पर्जल का एक एग्जांपल है, हेल्प कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन वहां भी तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, नई किस्में बनाने के लिए। देखो जब नई हैबिटेट में आएगा, नए वातावरण में आएगा, तो हो सकता है कि उसकी जो जेनेटिकल चीज है वो चेंज हो जाए, कि मान लो उसका कलर थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर रोज है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना, तो नई वैरायटी भी जन्म दे सकती है। तो ये सब सीड डिस्पर्जल के पार्ट हैं, हेल्प कर सकते हैं उसको, लेकिन कभी भी ओवर क्राउडिंग नहीं कर सकती उसको हेल्प, क्योंकि वो तो न्यूट्रिशन एक दूसरे के खा जाएंगे ना, नहीं बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, सीड डिस्पर्जल में हेल्प नहीं मिलेगी। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल रीजन बिहाइंड द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज द एक्सीलेंट थ्योरी। देखो जो है न्यूटन की थ्योरी, वो उसकी सबसे एक्सीलेंट बात क्या है। देखो न्यूटन की सबसे थ्योरी की सबसे एक्सीलेंट बात ये है कि न्यूटन्स की थ्योरी ये कहती है कि इस दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो, है ना। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r², ठीक है। ये हर एक ऑब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हो। मेरे आपके बीच में भी है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरा इस गैलेक्सी के अंतिम प्लैनेट के से भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, चाहे वो माइनर हो, मिनिमम कितना भी हो, 0.001 कुछ भी हो, है ना, लेकिन होगा। तो क्या न्यूटन ने इसके लिए बहुत सारी एजम्पशंस लिखी? नहीं, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट बताई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r² के है, ठीक है। कम से कम एजम्पशन में उन्होंने ये लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी, क्योंकि ये हर एक ऑब्जेक्ट में, दुनिया के कितने भी ऑब्जेक्ट्स हों उनके लिए एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह मौजूद है, जिस तरह भगवान व्याप्त है ना, ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, समझ गए। तो ये इट एक्सप्लेन द लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशन। क्या न्यूटन हर जगह गया था इसको वेरीफाई करने के लिए? नहीं, कम से कम एजम्पशन में उसने लार्जर ऑब्जर्वेशन दी, ये हर जगह ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट हैज बीन अराइव्ड आफ्टर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंटेशन, नहीं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसके रिगार्डिंग। इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं ये भी ठीक नहीं है, कह रहा है इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। मतलब ये समझ में नहीं आएगा कुछ बच्चों को। कह रहा है कि इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब इसको फॉर्मूला जब बनाया गया तो बहुत प्रिसाइजली मैथमेटिक्स की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि कोई गलती ना हो जाए, 0.0 सारी चीजों को देखा गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नहीं बहुत टाइम भी नहीं लगा न्यूटन को इसको देने के लिए। तो यही है कि ये इट एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन मतलब आप हर जगह देख सकते हो। आप एप्पल को गिरते हुए देख सकते हो, आप इसको गिरते हुए देख सकते हो, हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हो। तो लार्जर ऑब्जर्वेशन है कम अजम्पशन में, ये कहना चाहता है वो, समझ के, ये हर जगह मौजूद है बस। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर, पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है रेयन सिंथेटिक फाइबर हो, तो रेयन होता क्या है? देखो रेयन क्या होता है, जैसे ये जो फाइबर्स बनाए जाते हैं ना, जैसे सिलाई मशीन में जो धागे यूज किए जाते हैं, थ्रेड बनाए जाते हैं, या फिर जैसे पर्दे होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, ये सब किसके होते हैं? रेयन के होते हैं। तो एक सिंथेटिक फाइबर है, ये कह रहा है भैया सिंथेटिक है मतलब नेचुरली नहीं है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, केमिकल की हेल्प से बनता है ना। अब कह रहा है रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो यूज होता है भाई। रेयन इज अ मैन मेड फाइबर प्रिपरेशन फ्रॉम द नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर, जो तने के अंदर, स्टेम के अंदर या फिर लीव्स के अंदर
मौजूद होता है, ठीक है, जो घास जैसा मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज तो क्या है, नेचुरल है, रॉ मटेरियल है। हम ये तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो यूज हुआ है उसमें, है ना, कौन सा, सेलुलोज। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये बिल्कुल ठीक है ना। उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है बट विद हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, S1 इज तो ट्रू, सिंथेटिक है, ठीक। नेक्स्ट है भाई, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक तो है, एंड S2 इज फॉल्स, क्योंकि उसके अंदर उसने कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया उसने कि विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रॉ मटेरियल तो है सेलुलोज है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, चलिए वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड चैनल के साथ इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट पहुँचे, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।